ओके चलिए अब टॉपिक्स को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एपी में टॉपिक है दैट वाज द सम ऑफ एन टर्म्स। बेटा वही है ना कि चल वैसे ही रही है, नेटवर्क का इशू अभी ज्यादा है इस वजह से। गूगल मीट पे भी होते तब भी नेटवर्क का इशू रहता। वालेकुम सलाम। सब लाइव जुड़े हुए हैं। आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा इशू है। गुड इवनिंग। हाँ मैं यहीं पे हूँ, नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा है आज। ओके, तो सम ऑफ एन टर्म्स की बात हो रही थी, तो इसमें जो टॉपिक्स आए थे, जो कंफ्यूजन आया था बच्चों का, कि वही चीज जैसे कि अगर हम कोई भी एपी लेते हैं फॉर एग्जांपल। देखो यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया।
ठीक है, कोई भी एपी लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या हो गया, चाहे वो फर्स्ट की बात हो रही है कि फर्स्ट एन टर्म्स का जो है कितना होगा भाई, उस एपी का, जाहिर सी बात है अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, डिफरेंस कितना है 2 का। अगर मैं एक यहां से उठा के इसको ले लूं 6 8 10 12, तो ये भी तो एपी बन जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा 6। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सीरीज में कोई भी एपी दी हुई है तो उसका फर्स्ट एन टर्म्स, चाहे वो बीच के एन टर्म्स की ही बात कर रहा हो, ठीक है, वहां पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है। जनरली कंफ्यूजन लिखा होता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लिखा होता है, तो फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब ये हो गया कि ऑब्वियसली वो फर्स्ट टर्म से बात कर रहा है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में किसी बीच के फ्रेज की बात कर रहा है, किसी बीच के पोर्शन की बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एपी है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो यहां पे ये जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसी में से मैंने एक पोर्शन बीच का उठा लिया, तो वो मेरी एक क्या बन गई, सेकेंड एपी बन गई। तो फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब क्या हो गया, जो भी एपी है उसके फर्स्ट टर्म से आप टर्म्स का सम करते चले जाएं तो कितना सम की वैल्यू आएगी, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू, दैट इज एन बाई टू। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 d। नो नो, ठीक है, एस एन दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पे ये जो n है ये क्या है, कितने टर्म्स का सम, सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, a यहां पे क्या रहेगा फर्स्ट टर्म, d क्या रहेगा, दैट इज द डिफरेंस, दैट्स इट, कॉमन डिफरेंस जो होगा। ठीक है, तो ये एक हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि द सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय n माइनस एन स्क्वायर फॉर एग्जांपल, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय n माइनस एन स्क्वायर, तो वहां पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अब ये बन जाएगा, नॉट दिस, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें सिचुएशन क्या बोल रहा है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है यूज करने के लिए। अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं देता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे सम ऑफ एन टर्म्स आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। एक तो ये होता है। दूसरा, हमने कैलकुलेशन किया था nth टर्म का अभी इससे पहले सारे लेक्चर्स में, अभी कोई दिक्कत आ रही है किसी को, एनीवन जस्ट टेल। हाँ, वो इंटरनेट का बेटा इशू था, नॉट द ऐप इशू। ओके, ओके, तो अब यहां पे अगर हम बात करें nth टर्म, तो nth टर्म हमने कैलकुलेट किया था, मींस देयर वर फॉर्मूला दैट इज a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें nth टर्म और सम को कनेक्ट कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पे एक एपी लिखता हूं 2 4 6 8 10 12, ये एक फाइनाइट एपी है, इज दैट क्लियर। अब ये कौन सा टर्म है फर्स्ट, ये कौन सा टर्म है सेकेंड, ये कौन सा टर्म है थर्ड, ये कौन सा टर्म है फोर्थ, ये कौन सा टर्म है फिफ्थ, और ये कौन सा टर्म है सिक्स्थ। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ टर्म क्या है 12, फिफ्थ टर्म क्या है 10, फोर्थ टर्म क्या है 8। पॉइंट को समझना, मैं क्यों बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, उसके पीछे रीजन। थर्ड टर्म क्या है 6, सेकेंड टर्म क्या है 4, और फर्स्ट टर्म क्या है 2। अब देखो, मैं यहां पे पहले 5 टर्म का सम कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, कितना आया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, कितना आ गया 4 2 6 6 12 8 20 10 30। ठीक है, मैंने कितने किया फर्स्ट 5 टर्म्स। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं कर रहा हूं फर्स्ट 6 टर्म, फर्स्ट टर्म से लेके 6 टर्म तक सम कर रहा हूं, तो देखो सम कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 दैट इज 30, प्लस 12 कितना हो जाएगा 42।
अब देखो सम ऑफ 6 टर्म, यही तो लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ये शर्त है। मतलब सम ऑफ 6 टर्म माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स, क्या आया 42 माइनस 30, दैट मींस 12। 12 कौन सा टर्म है, 6th, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे 6th टर्म निकालना है तो एक तो हमने ये फॉर्मूला सीखा था a प्लस 6 माइनस 1d, लेकिन अगर nth टर्म और सम को कनेक्ट करना है तो देखो 6th टर्म क्या आया, सम ऑफ 6 टर्म माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स। अगर मुझे 10th टर्म निकालना है उस एपी का तो मैं क्या करूंगा अबू जैन, सम ऑफ कितने टर्म्स, हाँ 6 टर्म निकालना था तो 6 टर्म में से 5 टर्म्स के सम को माइनस किया, तो 10th टर्म निकालना है तो कितने टर्म्स का सम होना चाहिए यहां, देखो ऊपर वाला पैटर्न देखो, 6th टर्म है तो कितने टर्म का सम, 6 माइनस 5, ठीक है। तो यहां पे देखो 10, हाँ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स, ठीक है। इसी तरह सम ऑफ 100 टर्म क्या हो जाएगा, सॉरी 100th टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी सम ऑफ 100 माइनस सम ऑफ 99। तो इसी तरह nth टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1। इज दैट क्लियर। तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जहां पे nth टर्म्स को सम से कनेक्ट किया जा रहा हो, ठीक है, और जहां पे नहीं कनेक्ट किया जा रहा है तो वी कैन टेक इट जनरल, जो हमारा फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चंस उसके बेस पे करेंगे। समझ में आ गया व्हाट वी आर डूइंग है। हो गया, चलो क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स हैव सम क्वेश्चन। इफ द nth टर्म, आकिब नहीं जुड़ा है, आकिब आर यू देयर, बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं सब, या तो प्री बोर्ड की वजह से, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर के लिए तो कर सकते हैं। देखो मैं हम लोग के, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ हम लोगों ने नहीं गुजारी है, लेकिन याद रखो जब रोजाना क्लासेस होती है ना, वो 1 घंटे के लिए पहले से टाइम मैनेज करके चलते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रोजाना जैसे कोई भी चीज रेडी तो हुई नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है, क्योंकि देखो चलाता कौन है, ऊपर वाला, ठीक है, आपकी आगे किस्मत किसके पास है, उसके पास है। तो रोजाना के जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, वही आपका एक्सपीरियंस, वही आपकी किस्मत बनती है आगे चल के। तो कभी कभी ऐसी चीजें डिस्कस हो जाती हैं, क्लिक कर जाता है, अच्छा हाँ ये तो लास्ट मोमेंट पे, और होता है, हम लोगों ने हर साल देखा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं 1 घंटा निकाल के कुछ भी करके अटेंड कर लो, कुछ करो मत बैठ के, लेकिन कम से कम सुन लो। अगर एग्जाम चल रहा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, प्री बोर्ड है या ये है, तो कम से कम उसको कर लो 1 घंटा। 1 घंटे में कितने 50 क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, हम टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज बहुत जरूरी है, और अक्सर ये होता है क्लिक कर जाता है और क्वेश्चन बोर्ड में फंस जाते हैं, नॉट सेम कॉन्सेप्ट फंस जाता है, ठीक है। तो वही चीजें मिस नहीं करना चाहिए। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी is 2n plus 1, find the sum of first n terms of the AP। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। अभी कह रहे इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का nth टर्म जो है वो 2n plus 1 है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालो, ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या करेंगे, एनी सजेशन। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि nth टर्म 2n plus 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
तो फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू निकालो, सम की वैल्यू निकालो। तो यहां पे क्या करेंगे, अच्छा बस एक मेरा क्वेश्चन है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लगाएंगे या कोई स्पेशल फॉर्मूला? स्पेशल कैसे बनाओगे? ओके अच्छा, मान लो ये जो मैंने बताया ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन है, तो यहां पे सम ऑफ एन टर्म्स आ सकता है, ये हमें निकालना है मान लो, तो ये भी गिवन होना चाहिए, ये भी गिवन होना चाहिए ना। जैसे यहां पे एक वेरिएबल हमें निकालना है, तो बाकी के दो पता होने चाहिए ना। nth टर्म दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, तो यहां पे सम ऑफ एन टर्म्स हम n प्लस n इंटू टू एन, टू प्लस n, क्यों? ये स्पेशल फॉर्मूला कहां से आया? देखो एकदम सिंपल समझो, यहां पे nth टर्म का एक स्पेशल कंडीशन दी है, सम की कोई स्पेशल कंडीशन बोली है? नहीं बोली है, एकदम सीधा सा। अच्छा आंसर, ओके, तो सम की कोई कंडीशन नहीं बोली है, तो सम की जब कोई स्पेशल कंडीशन नहीं बोली है तो सम को वैसे यूज करना है। पॉइंट समझ में है? सम को हम वैसे यूज करेंगे, दैट इज n बाई टू, दैट इज 2a प्लस n माइनस वन डी, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर हमारे पास दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि ए एन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, साकिब ने कहा कि सर आंसर आ रहा है एन इंटू टू प्लस एन, साकिब ए और डी की वैल्यू क्या है? यस वहां पे सपोज करना पड़ेगा। देखो तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, क्योंकि सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी, और ए और डी टर्म से ही आ सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू वन, फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, तो a क्या हो जाएगा, दैट विल बी टू इंटू वन प्लस वन, पहले हम कुछ टर्म्स तो निकाल लें तभी तो सॉल्व करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 आ गया, फिर उसके बाद हम निकालेंगे इफ n इज इक्वल टू टू, मतलब सेकेंड टर्म, ठीक है, क्योंकि हमें टर्म्स चाहिए ना सम निकालने के लिए, भाई ए और डी कहां से लाओगे, सिंपल, तो a क्या हो जाएगा, दैट इज टू इंटू टू प्लस वन, दैट मीन्स a इज इक्वल टू वॉट, 5। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3, और d की वैल्यू क्या होगी, दैट इज a2 माइनस a, दैट मीन्स 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2, डिफरेंस आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब यहां पे हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, n कुछ भी, तो इस वजह से अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे, हमने यहां पे ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्यों निकालना, सिर्फ फर्स्ट टर्म जानने के लिए और डी जानने के लिए। अब हम निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, और उसका फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो n बाई टू तो वही रखेंगे क्योंकि n की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। अब आया 2a, दैट मीन्स 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 3, n माइनस वन वैसे ही रहेगा, d की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सम ऑफ n टर्म्स n बाई टू हो जाएगा, दैट विल गिव यू 6 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 प्लस 2n, ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन हमने बाहर ले लिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 2 2 कैंसिल, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया, दैट इज n, n प्लस 2, इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमने सम ऑफ n टर्म्स निकाल लिया जो कह रहा था हमसे। तो यहां पे हमें क्या सीखने को मिला, nth टर्म की एक स्पेशल कंडीशन दी हुई है, लेकिन सम की कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, तो इसलिए सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे जो उसका जनरल फॉर्मूला है, लेकिन सम निकालने के लिए कम से कम मुझे क्या चाहिए, a और d, इस वजह से a और d के लिए हमने दो तीन टर्म्स ap के निकाल लिए विद द स्पेशल कंडीशन ऑफ nth टर्म।
जब हमने दो टर्म्स निकाल लिए तो उससे हमने ए भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया, और इस ए और डी को यूज कर रहे हैं किसके लिए? सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए। कोई डाउट? चलो करो, सब लोग करो, सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से ऑन पेपर, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखो। इस क्वेश्चन में हमने तीन कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है? एक, सम निकालने के लिए, दूसरा कैसे निकालते हैं, तीसरा कोई स्पेशल कंडीशन दी हुई है तो। यस, सॉल्व करना है बेटा, साथ साथ सॉल्व करते जाइए, जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास, गेट इन्वॉल्व इन इट। हो जाए तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अब जाए सॉल्व कर लिया। Okay, let's move towards the next question. Now what it says, find the sum of first (20) terms of an AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of its third term. ओके, अब देखो क्वेश्चन है, कैसे इसको रीड करना है, मतलब कि कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इसका पहले देखो निकालना क्या क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब हमें निकालना है फर्स्ट ऑफ सम 20, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। अब उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए n, दिया हुआ है 20, क्योंकि 20 टर्म्स का है, निकाले तो n की वैल्यू 20 हो गई।
चाहिए ए और डी। तो ए और डी निकालने के लिए ये आगे की सिचुएशन है, सिंपल। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन विच द थर्ड टर्म इज 7, ये बोल रहा है, यानी उस एपी में जो थर्ड टर्म है, मतलब A3 जो है वो क्या है? 7। दैट मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 7। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी, क्योंकि हम जानते हैं कि A और D कैलकुलेट करने का मतलब जनरली दो इक्वेशंस। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एंड द सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। देखो क्या बोल रहा है? सेवेंथ टर्म इज, देखो मैं लिख रहा हूं, सेवेंथ टर्म इज, ठीक है, 2 मोर देन, 2 मोर देन, 2 ज्यादा, ठीक है, देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। तो सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन, थर्ड टर्म के थ्राइस से 2 ज्यादा। तो थर्ड टर्म का थ्राइस करोगे, उसमें 2 ऐड करोगे ना, तभी तो सेवेंथ टर्म बनेगा। सेवेंथ टर्म इज, देखो सेवेंथ टर्म इज 2 मोर की जगह प्लस देन थ्राइस ऑफ इट्स की जगह मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जैसे स्टूडेंट बोल रहा है वैसे लिखते चले जाए। पॉइंट समझ में आ गया? क्या सिचुएशन दी है? तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है? A7 इज इक्वल टू 2 प्लस थ्राइस A3। A3 ऑलरेडी दिया हुआ है, A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। तो यहां पे लिखूंगा, देखो A7 इज इक्वल टू 2 प्लस थ्राइस इंटू 7, ठीक है, और यहां पे लिख दूंगा सिंस A3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो A7 क्या आ जाएगा? 7 3 21 प्लस, तो ये कितना आ गया? 23, ठीक है। तो इससे क्या मिला हमें? सेवेंथ टर्म मिल गया 23, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? A प्लस 6D इज इक्वल टू 23, सॉरी सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आगे क्या लिखेंगे? सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी एक को किसी में से। तो यहां पे लिख जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 7 और A प्लस 6D इज इक्वल टू 23, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा माइनस 4D और 7 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 60। तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस कैंसिल, D की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। अब जब D की वैल्यू 4 आ गई तो पुटिंग द वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन A प्लस 2D। तो यहां पे हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in 1 we get, तो A प्लस 2D क्या था? 7। तो A प्लस 2, D की जगह हमने क्या रख दिया? 4 इज इक्वल टू 7। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 7, 4 2 8 यानी माइनस 8, दैट विल गिव यू माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा -1 और D हमारा आ गया 4। अब आगे सॉल्व करेंगे, सो दैट विल गिव यू, नाउ sum of 20 terms will be equal to 20 by 2, 2 into A की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 प्लस n -1 दैट इज 20 -1 और D की वैल्यू कितनी आई थी? 4, ठीक है। तो ये आ गया S of 20 is 10, then 2 into -1 -2, 20 -1 कितना हो गया? 19, 19 4 कितना हो जाएगा? दैट विल गिव यू 19 4 76, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ 20 टर्म्स, दैट विल गिव यू 10, 76 minus 2 will give you 74। तो सम ऑफ 20 टर्म्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी 7, ठीक है। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना था, जिसके लिए मुझे चाहिए था A और D। तो A और D आई सिचुएशंस ये जो यहां पे गिवन थी। कोई डाउट इसमें?
कैसे हमने इक्वेशंस क्रिएट की, कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्यों भैया बुजर, समझ में आ- पक्का श्योर, अगला क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। टाइम ही टाइम है, रिवाइज कर रहे हैं, कोई कोर्स थोड़ी कंप्लीट करना है। सॉल्व करो, समझो, टेक योर टाइम। चलो चलो सॉल्व करो, वाकई सॉल्व करना चाहिए। जितना पेन चलाओगे उतना दिमाग में बैठेगा। अच्छा, हो गया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसीलिए साथ साथ सॉल्व करते जाइए, समझते जाएं, साथ साथ सॉल्व करते जाएं, दैट विल बी मच मोर बेटर। डेट शीट अपडेट हो जाएगी बेटा, मैथ और साइंस की। हम्म, क्यों? हाँ, अच्छा बैंकिंग तुम लोग को मिला हुआ है। ओहो। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सही बात है, ये तो दिक्कत आएगी। फाइंड द सम ऑफ ऑल odd integers between 2 and 100 divisible by 3.
ठीक है, ये कह रहा है कि सारे ऑड इंटीजर्स का सम निकालो 2 से और 100 के बीच में, जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें जिससे डिविजिबल है, ठीक है, वही उसका क्या बनता है, दैट इज अ डिफरेंस, क्योंकि वही उसका फैक्टर होता है, वही डिफरेंस होता है। तो अब ये हमें देखना है कि 2 से और 100 के बीच में ऑड इंटीजर्स कितने हैं, ठीक है। अब ऑड इंटीजर्स काउंट करते चले जाएंगे तो फायदा क्या है फिर एपी लगाने का। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट टर्म, दैट्स इट, ठीक है। हमें फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट टर्म मिल जाए या फिर ए डी मिल जाए, क्योंकि एन तो हमें पता नहीं है, इस वजह से एन के लिए हमें लास्ट टर्म चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अगर हमें फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट टर्म सबसे पहले हम उस एपी का बनाएंगे तो एपी क्या होगी। अब देखो ऑड इंटीजर की बात हो रही है तो 2 इवन है। नेक्स्ट आते हैं 3 पे, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 होगा, यस, क्योंकि वो ऑड इंटीजर है। फिर आते हैं नेक्स्ट किस पे, 5, तो 5 क्या है, ऑड इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट 100 से पहले कौन सा आएगा, क्योंकि 100 तो इवन हो जाएगा, 99, तो 99 विल बी द लास्ट ऑड इंटीजर जो यहां पे 2 और 100 के बीच में बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, एपी क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो, हाँ राइट, यस यस, बिल्कुल वही चीज मैं चाह रहा था कोई ऑब्जेक्शन करे। साकिब ने भी वही ऑब्जेक्शन किया है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले वाला जो मैंने किया वो क्या किया, जनरली जो स्टूडेंट कर देते हैं, अच्छा ऑड इंटीजर वाला कितने हैं, चलो खट 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 इतने हैं, क्योंकि उसी पैटर्न पे सॉल्व किया ना। अब देखो यहाँ पे राइट, बहुत मैं वही वेट कर रहा था ऑब्जेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिविजिबल बाय 3, यानी हमें स्पेसिफिक रहना है, ठीक है, हमें स्पेसिफिक रहना है। तो डिविजिबल बाय 3 में सबसे पहला क्या आएगा, 3, उसके बाद नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या आता है, 5 आता है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 7 आता है, 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 9 आता है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है, यस, आ गया, ठीक है। ऑड इंटीजर की बात हो रही है, सिर्फ इंटीजर्स की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा 3 के बाद अब आप कहेंगे सर 6, तो यहां पे 6 की अगर बात होगी तो 6 तो इवन इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, 11 की, 11 नहीं डिविजिबल है, फिर 13 नहीं डिविजिबल है, फिर 15, तो 15 3 से डिविजिबल है, ये हो गया। फिर डॉट करते 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 हम आते हैं लास्ट पे, क्योंकि हमें सिर्फ पहला, दूसरा और लास्ट टर्म चाहिए। एक मिनट, यहां पे डिस्कनेक्ट हो गया क्या, बेटा मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ओके, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो अब यहां पे हो गया 100, अब 100 से पहले क्या होगा 99, और 99 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सा इस एपी का बनेगा, 99। तो देखो डिविजिबल बाय 3 था, और यहां पे दो कंडीशन लिखी हुई थी, सिर्फ डिविजिबल बाय 3 नहीं था। अगर ऑड इंटीजर नहीं बोलता, सिर्फ ये बोलता डिविजिबल बाय 3, तो हमारा एपी क्या बनता है, 3 6 9 12 15, लेकिन यहां पे बोल रहा है ऑड, तो इस वजह से अब देखो डिफरेंस क्या आया, 6 का, ठीक है, क्योंकि बीच में से इवन निकल गया है, तो इस वजह से डिफरेंस क्या आ गया, 6 का। तो यहां पे डिविजिबल जिससे बोले तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वही डिफरेंस आए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कंडीशन पे कि क्या दी हुई है। तो यहां पे दो कंडीशन थी, डिविजिबल बाय 3 और ऑड इंटीजर, इस वजह से अब डिफरेंस देखो, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा 3, लास्ट टर्म क्या बन जाएगा 99, और आपका दैट इज डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी a2 minus a, that means 9 minus 3 which is equal to 6।
ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 6 का आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। तो हमें क्या चाहिए, ए, हमें क्या चाहिए, डी आ गया, हमें क्या चाहिए, एन पता होना चाहिए ना कितने इंटीजर्स हैं। अगर हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज करें सम ऑफ एन टर्म्स का, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी n by 2 देन a प्लस l। ये भी तो होता है, यानी अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है और कितने टर्म्स हैं ये भी पता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दिस वन। यानी फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और n, लेकिन यहां पे हमें n नहीं पता है, तो हमें n निकालना है। तो यहां पे nth टर्म क्या है हमारा, व्हाट इज nth टर्म, nth टर्म 99 है। ठीक है, अच्छा एक और माइंड में चीज आ सकती है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है या कंफ्यूजन, कि हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं डायरेक्ट nth टर्म निकालने के लिए, n निकालने के लिए। तो बेटा आपको पता ही नहीं है ना कितने टर्म्स हैं, तो इस वजह से ये भी फॉर्मूला हम यहां पे यूज नहीं कर सकते। तो अब ये हो गया a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 99। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, n माइनस वन और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इज इक्वल टू 99। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 99। ठीक है, तो ये आ गया 6n इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, दैट विल गिव यू, तो n कितना हो गया 17 होगा ना, 17 टर्म्स हो गए ना, 17 6 1 2। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो a आ गया, d आ गया और हमने ये पता कर लिया कि n, तो इसीलिए जब n नहीं पता तो n के लिए हमें क्या चाहिए, या तो लास्ट टर्म, या तो अगर सम की दी हुई है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं होता इसलिए हमें n की वैल्यू चाहिए थी। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव सॉरी ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पे सम हमें निकालना है, सो नाउ हम क्या लिखेंगे, s17, क्योंकि टोटल 17 टर्म्स है। तो अब ये हो जाएगा 17/2। ठीक है, 2 इंटू ए कितना आया है, व्हाट इज a 3 एंड व्हाट इज d 6। ठीक है, n माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा 17/2, 2 3 6, 17 माइनस वन कितना हो गया 16, 16 6 96, तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, तो ये हो गया 17/2 इंटू वही आएगा 102, 2 5 10। अब करिए 17, तो 17 1 17 और ये हो जाएगा 17 5 85 86 867 आएगा, देखिए यही आएगा। यस 867। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ साकिब 867 ना, 99 इज इक्वल टू n क्यों होगा बेटा, 99 nth टर्म है, n 99 का मतलब ये हो गया 99 टर्म्स हैं, 99 nth टर्म है, an है। ठीक है, सी दिस, तो nth टर्म से हाँ n की वैल्यू निकालते हैं। और कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन समझ में आया, क्या गलती हो सकती है, मैंने वो गलती भी बताई और कैसे उसको सॉल्व करना है ये भी बताया। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हाँ ये चीजें हम गलती कर सकते हैं। अब अलर्ट आपको रहना है और प्रैक्टिस से उस चीज को अच्छा करना है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल और कुछ जो टॉपिक्स थे, जैसे
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी आया था। और यशवंत, अच्छा यशवंत मैं कहूंगा बेटा देखो, जब भी आप रिवीजन करें या कोई भी चीज सॉल्व करिए, सबके लिए मैसेज है, रिवाइज्ड सिलेबस को जरूर फोकस करके करना। यानी हम उन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो जाएं जो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, या वो लेवल सिलेबस का पार्ट इस सेशन में नहीं है, तो वो टाइम ही जाएगा। इससे बेहतर है हम उस टाइम पे दूसरा करें। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला तुमने एक डाउट पूछा है, अल्फा मतलब कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके तीनों जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो एपी में है। यशवंत नहीं है? यशवंत ने ज्वाइन तो किया था। अच्छा चलो, यशवंत गायब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो वहां पे हमने किया था nth टर्म से रिलेटेड, और यहां पे क्या कर रहे हैं देखो, इफ द mth term of an AP is 1 by n। अच्छा एक चीज और होती है, जब हम अपनी तैयारियां करते हैं, एनसीईआरटी लिया, रिवाइज सिलेबस लिया, टॉपिक्स पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, अब दूसरे को देखते हैं, वो देखते हैं कि वो लगा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उस फ्रस्ट्रेशन में हम उठा के इधर उधर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ये भी सॉल्व करो, वो भी सॉल्व करो, ये भी सॉल्व करो। नहीं, आप जो अपनी प्रैक्टिस करें वो डिफाइंड होनी चाहिए, और जब हो जाए तो आप सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। सीधी सी बात। मैं आपको बताऊं, जब मैं करता था प्रैक्टिस, तो मैं कभी भी ये नहीं पूछता था दूसरों से कि तुम्हारा कितना सॉल्व हुआ। मुझे पता है, मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया है कि ये चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। ठीक है, हो सकता है अभी आपने सिर्फ 2 चैप्टर सॉल्व किया हो और उसने 8 चैप्टर कर लिया हो सकता है बाद में बाय चांस वो स्लो हो जाए, आप वहां पर पहुंच जाओ। तो इसलिए मैं कभी नहीं, मुझे मालूम था कि ये मेरा सिलेबस है, ये मुझे रिवाइज करना है, दैट्स इट। कंपैरिजन कभी नहीं मैंने किया, कभी नहीं। मुझे जो दिया गया है टारगेट, वो मैंने पूरा कर लिया। अब मैं उसको कितना रिवाइज करके रिटेन कर पा रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो पता चला, और देखा भी है, जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इतने सालों में ये देखा, पता चला ओह आर डी शर्मा खोले बैठा हुआ, अरे ऐसा क्वेश्चन, अरे भाई वो तो सॉल्व कर रहा है, वो तो आया ही नहीं दिमाग में, मैं सॉल्व भी नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन। पता चला कि उस लेवल का क्वेश्चन आते ही नहीं, वो बस जबरदस्ती लेके बच्चा बैठा हुआ है, उस लेवल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ना वो पूछने वाला है। तो व्हाई टू टेक द फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट? सिंपल। ठीक है, तो कभी नहीं, क्योंकि सिंपल याद रखो कि जो हमारा सिलेबस डिफाइंड है, वो चीज कंप्लीट हो गई मेरी कि नहीं हो गई। मेरी कंडीशन अलग है, दूसरे बच्चे की कंडीशन अलग है। सिंपल, मुझे कंप्लीट करना है टाइम से पहले। उसको भी 2 जून को पेपर देना है मैथमेटिक्स का, मुझे भी देना है। सिंपल। तो मेरा कंप्लीट होना चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और उस फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर की बुक्स उठा उठा के और परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गहरा समंदर है, पता ही नहीं चलता कितनी अंदर तक जा रहे हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट लगता है कि कंप्लीट ही नहीं हुआ सिलेबस। हाय तौबा मच जाती है, और ये होता है हर साल। तो इसलिए इस चीज से बचें। शो दैट द सम ऑफ mn terms is 1 by 2 mn plus 1। ठीक है, देखो वही वाला क्वेश्चन है, वहां पे nth टर्म, यहां पे सम की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि mth टर्म क्या होगा, 1 बाई n है, और nth टर्म क्या है, 1 बाई m, और हमें निकालना है सम ऑफ mn टर्म्स, हमें ये शो करना है कि इसके बराबर है। तो ऑब्वियसली सम ऑफ mn टर्म्स शो करना है, तो वहां भी a और d चाहिए। ठीक है, n की जगह क्या आ जाएगा, mn। ठीक है, n माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा, mn माइनस वन। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो हमें सिचुएशन दी, इससे हमें क्या निकालना है, a और d। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन, डी इज इक्वल टू 1 बाई m। ये क्या हो जाएगा, a प्लस यहां पे n है, तो n माइनस वन डी इज इक्वल टू 1 बाई m। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल गेट। अब देखो यहां पे आपको सॉल्व करना है,
ठीक है, वैसे ही जैसे हमने nth टर्म में सॉल्व किया था, तो मैं वो पोर्शन सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि a और d की वैल्यू वही आने वाली है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन तो वही दी हुई है ना, mth टर्म 1/n है और nth टर्म क्या है 1/m है। तो जैसे उस वाले में सॉल्व किया था सेम वैसे ही होगा। तो यहां पे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे माइनस करके, ऑब्वियसली सॉल्व करके, तो अब आएगी वैल्यू a की और d की। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आने वाली है, दैट इज 1/mn, और d की भी वैल्यू कितनी आने वाली है, यही आई थी, याद करो। हाँ भाई, याद आ रहा है? याद आ रहा है सबको ये वाला क्वेश्चन? वहां पे nth टर्म की बात हो रही थी, यहां पे सम की बात हो रही है। यस एवरीवन? ठीक है, अब हमें चाहिए सम ऑफ mn टर्म्स। तो अब देखो, नाउ सम ऑफ mn टर्म्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, mn/2 2a प्लस mn-1d, ये तो आएगा। ठीक है, अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे a और d की, तो क्या आ जाएगा, mn/2 2 इंटू 1/mn प्लस mn, सॉरी, -1, और d की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/mn। ओके, अब देखो 1/mn दोनों में है, सेम है, तो ये 1/mn कॉमन ले सकते हैं, तो देखो बाहर आ जाएगा mn/2 इंटू 1/mn कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 प्लस mn-1, mn कैंसिल, तो क्या बचा 2 प्लस mn-1/2, तो देखो 2 - 1 क्या होगा 1, तो क्या हो गया mn+1/2। देखो यही सॉल्व करना था, आ गया। कौन सा? वही सॉल्व करना, माइनस करना था बस, दो इक्वेशंस बन गई। तो जब इसको आपने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड, जस्ट माइनस इट, किसी एक को किसी दूसरे से माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये ए होगा, ये माइनस ए हो जाएगा, बाकी सब वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे आप, ये एम डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये एन डी हो जाएगा, ये माइनस डी, फाइनल डी कॉमन लेके जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। तो फिर ए पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन, हाँ वो करना पड़ेगा दोनों, वही दोनों स्टेप्स करके फिर ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यस, एनी डाउट? समझ में आया? ए को फाइंड करें बेटा, ये वाला nth टर्म में किया था ना भाई, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस करके, फिर डी की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। वी हैव ऑलरेडी डिड इट, ये हम कर चुके हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ए आएगा, 100% आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ओके ठीक है, चलो फिर कल आगे इसके सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है कुछ, और कुछ यशवंत ने क्वेश्चंस भेजे थे, उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर परसों साइंस का कर लेंगे ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। प्री बोर्ड कब तुम लोग खत्म हो रहा है जेवियर में? वेंसडे को, कल खत्म हो जाएगा। और बाकी किसका, नॉबर्ट अवार्ड में? वो स्कूल पे डिपेंड करते बेटा, होना तो दो चाहिए। अरे वो सब ऐसे ही, 22 से स्टार्ट होगा, देखो भाई, एक का प्री बोर्ड खत्म, दूसरे का शुरू। चलो ठीक है, ओके देन, गुड बाय, गुड बाय, बाय, गुड बाय, वालेकुम अस्सलाम।
हम्म। कैसे चल रही पढ़ाई? हम्म। चलो।